गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई वेलकम यू ऑल टू एमजीसीआई फाइटर बैच लेक्चर्स। मैं डॉक्टर आशु पांडे आपको आज सेल साइकिल चैप्टर स्टार्ट करवाता हूँ। सेल साइकिल तथा सेल डिवीजन, कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिससे लिंक्ड कंसेप्ट 3 से 4 चैप्टर्स में हमें समझने होते हैं। जैसे कि 11th क्लास में तो हमें इसकी जरूरत पड़ती ही है। 12th क्लास में जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर पढ़ते हैं, अर्थात पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, और इसके अलावा हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन और इसके अलावा जेनेटिक्स। इन 3 चैप्टर्स में इसके कंसेप्ट बहुत काम आते हैं। एज इट इज देखा जाए तो इस चैप्टर से नीट में 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, आते रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन तो आते ही रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर को। वैसे ये लेक्चर मैं इस डुअल मोड में दूंगा ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों तरह के बच्चों के लिए कंफर्टेबल रहे। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। कोशिका चक्र तथा कोशिका विभाजन। हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था कि सेल थ्योरी दी गई थी, कोशिका सिद्धांत दिया था श्लीडेन ने, श्वान ने। उन्होंने कहा था कि सभी जीव कोशिकाओं तथा उन कोशिकाओं के उत्पादों से अर्थात सूचकों से बने हुए हैं। तो इसी तरह से फिर रुडोल्फ विर्चो आए थे, उन्होंने कोशिका सिद्धांत में रूपांतरण किया था, कोशिका सिद्धांत में मॉडिफिकेशन किया था। उन्होंने पहली बार ये बताया था कि कोशिकाएं कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं, मतलब नई कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। तो कोशिका विभाजन से ही आप देखेंगे कि अगर बहुकोशिकीय जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय। अगर हम बात करें किसी बहुकोशिकीय जीव की, तो इनमें जनन कैसे होता है? तो जनन होता है मुख्यतः लैंगिक प्रकार का, लैंगिक जनन होता है। अब लैंगिक जनन में 2 बातें जरूरी होती है। लैंगिक जनन में सबसे पहले होता है युग्मकों का निर्माण, और नर तथा मादा युग्मक में युग्मकों का संलयन, मतलब फ्यूजन। नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। अब नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से क्या बनेगा? तो साथियों, इससे हमें मिलेगा, युग्मक संलयन से मिलता है युग्मनज, युग्मनज मिलता है। और युग्मनज को हम क्या कह सकते हैं? जाइगोट, जाइगोट। अब ये जाइगोट ही होता है जिससे आगे चलकर कोशिकाएं विभाजित होती जाती हैं, एक कोशिकीय होता है। युग्मनज कितने कोशिका का होता है? तो एक कोशिकीय होता है। युग्मनज एक कोशिकीय होता है। अब इसी युग्मनज की एक कोशिका से आप देखेंगे कि बड़े बड़े जीव बनते हैं, जैसे हाथी है, जैसे डायनासोर थे, व्हेल मछली है,
हम इंसान हैं, एक छोटा सा पौधा है, उसका बीज है, ये सब बहुकोशिकीय संरचनाएं हैं। हमारे अंदर कम से कम अरबों कोशिकाएं होंगी। इसके अलावा जितना बड़ा जीव होगा उसमें कोशिकाओं की संख्या उतनी ज्यादा होगी। तो आश्चर्य की बात नहीं है ये कि एक कोशिका से इतनी सारी कोशिकाएं बनती होंगी। अब कोशिका बनती है तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। जब एक कोशिका विभाजित होगी तो कोशिका के विभाजन से एक से दो कोशिकाएं निर्मित हो जाएंगी। अब ये एक कोशिकीय युग्मनज क्या करेगा? कोशिका का विभाजन करेगा। कोशिका का विभाजन, कोशिका विभाजन से दो कोशिकाएं बनेंगी। अब ये दो कोशिकाएं फिर विभाजित होंगी और विभाजन का चक्र चलता जाएगा। दो कोशिकाएं विभाजित होंगी, विभाजित होने के बाद और विभाजन के चक्र चलेंगे। विभाजन, इस प्रकार से बार बार कोशिका विभाजन करती जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। कुछ कोशिकाओं के विभाजन के बाद, कई बार इस तरह के विभाजन होने के बाद हमें भ्रूण नाम की संरचना मिलती है। पहले क्या बना? युग्मनज बना, जाइगोट। और युग्मनज में उत्तरोत्तर एक के बाद एक कोशिकाओं में विभाजन होते चले गए और उससे हमें मिला भ्रूण। तो मैं कह सकता हूं या हम कह सकते हैं कि सभी बहुकोशिकीय जीव जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से करते हैं। जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से करते हैं। एक कोशिका से करते हैं, ठीक है। अब वो कोशिका कौन सी है? तो हम जानते हैं कि वो कोशिका है भ्रूण। सभी बहुकोशिकीय जीव जो लैंगिक जनन करते हैं वो अपने जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से करते हैं। मुख्यतः या अधिकतर केसेस में वो कोशिका होती है युग्मनज या जाइगोट। अच्छा, तो क्या जाइगोट डिवीजन करना शुरू करता है तो भ्रूण बनाता है? भ्रूण से फिर एक भ्रूण में सभी अंगों का निर्माण होता है। हमें ये बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा अभी कि भ्रूण में आगे चल करके अंगों का निर्माण होता है, ठीक है। और बार बार विभाजन करते करते एक कोशिकीय संरचना, एक कोशिका से बार बार विभाजन होते रहे, बारंबार वृद्धि तथा विभाजन होता रहे, तो हमें क्या मिलेगा? हमें अनगिनत कोशिकाओं वाली संरचना प्राप्त होगी। अनगिनत कोशिकाओं का निर्माण होगा। और ये अनगिनत कोशिकाएं, हम इसे कह सकते हैं कि ये एक बहुकोशिकीय संरचना है। बहुकोशिकीय संरचना है। अब ये बहुकोशिकीय संरचना हो सकता है कि आगे चल के ऊतक का निर्माण करे और इन ऊतकों से मिलकर अंगों का निर्माण हो और अंगों से मिलकर अंग तंत्र का निर्माण हो और अंग तंत्र से मिलकर एक पूरे जीव का निर्माण हो। और ये जीव कौन सा हो सकता है? हो सकता है ये कोई पौधा हो सकता है ये कोई जानवर हो सकता है ये फंगस हो, ठीक है। अच्छा, अगर जीव जगत की बात करें, जैविक वर्गीकरण की बात करें,
तो हमें पता है कि 5 प्रकार के 5 जगतों में जीवों को बांटा गया है। कौन कौन से जीव हैं, कौन कौन से जगत हैं? मोनेरा है, प्रोटिस्टा, फंगस यानी कि कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। ये 5 जगत में सभी जीवों का वर्गीकरण किया गया है। इनमें से ये 2 वर्ग, ये 2 जगत और ये 3 जगत, ये 3 कैसे हैं? बहुकोशिकीय प्रकार के जीव हैं। और ये एक कोशिकीय जीव हैं। कोशिकीय जीव हैं। अब एक कोशिकीय जीवों में जनन करने का विभाजन जनन करने का तरीका है विभाजन। एक कोशिकीय जीव में कोशिकाएं विभाजन के माध्यम से ही जनन करती हैं। माध्यम से ही जनन करती हैं। एक कोशिकीय जीव किस तरह जनन करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसका सिंपल सा जवाब है, कोशिकाएं विभाजन के माध्यम से ही जनन करती है। या इसको और दूसरे तरीके से कहा जाए तो कोशिका विभाजन ही कोशिका जनन है। ही कोशिका जनन है। कोशिका विभाजन ही क्या है? कोशिका जनन है। अच्छा, अब लिविंग वर्ल्ड चैप्टर जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि वृद्धि तथा जनन, वृद्धि तथा जनन जीवों के मूलभूत लक्षण हैं। जीवों के मूलभूत लक्षण हैं। वृद्धि भी होगी और जनन भी होगा। अब आइए सोचते हैं कि एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि और जनन कैसे होगा। तो ये हमें वहां बताया गया था कि पहले एक कोशिकीय जीव की जो कोशिका है, मान लिया जाए कि ये एक कोशिका है, यूकैरियोट प्रकार की कोशिका है। इसमें हमने केंद्रक दिखाया, ठीक है। अब यूकैरियोट प्रकार की कोशिका में सर्वप्रथम देखा जाएगा कि कोशिका अपने लिए आसपास के माध्यम से पोषक तत्वों को एकत्रित करती है और अपने आप की वृद्धि करती है। वृद्धि के कारण कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ जाता है, कोशिका का आकार बढ़ जाता है, कोशिकांगों का भी आकार बढ़ जाता है। तो इसे हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि कोशिका का आकार बड़ा हो गया है। यहाँ पे ये केंद्रक है और केंद्रक के साथ ही ये कोशिका का आकार बढ़ गया है। तो कोशिका के बढ़े हुए आकार को आप कैसे नाप सकते हैं? कोशिका के बढ़े हुए आकार को नापने का सिंपल सा तरीका है कि कोशिका द्रव्य में वृद्धि। तो कोशिका वृद्धि होगी। एक कोशिका अपने जीवन चक्र को, कोशिका के जीवन चक्र को यदि हम समझना चाहें तो क्या होता होगा? सबसे पहले यदि कोई कोशिका है तो वो क्या करेगी? वो वृद्धि करेगी और वृद्धि के पश्चात यही कोशिका विभाजन करेगी। क्यों विभाजन करेगी? क्योंकि कोशिका विभाजन ही कोशिका जनन है। किसमें?
एक कोशिकीय जीवों में, और हम बात कर रहे हैं एक कोशिकीय जीवों की। ठीक है, तो कोशिका है, कोशिका से फिर कोशिका में वृद्धि होगी जिससे कोशिका का आकार बढ़ेगा, और वृद्धि के बाद विभाजन होना चाहिए। विभाजन तो हम फिर से ऐसे दिखा सकते हैं कि एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाएंगी विभाजन के पश्चात। ठीक है, क्या इतना ही हो रहा है कोशिका के विभाजन में? इसमें कुछ बात छूट तो नहीं रही? हाँ, छूट रही है। कोशिका की वृद्धि होगी, विभाजन होगा, दोनों बातें सत्य है, लेकिन वृद्धि और विभाजन के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब यहाँ पर केंद्रक में गुणसूत्र उपस्थित होंगे, या जो भी जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम हो, न्यूक्लियोइड हो। यदि प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जनन द्रव्य होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, आनुवांशिक पदार्थ होगा, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, और अगर यूकैरियोट कोशिका है तो यूकैरियोट कोशिका में न्यूक्लियस पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाएगा, जिसके अंदर गुणसूत्र होंगे। तो ये गुणसूत्रों का द्विगुणन होगा, यानी कि डीएनए की कॉपी बनेगी, और डीएनए की कॉपी बनने के बाद विभाजन होगा। तो अगर हम समराइज करना चाहें तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एक कोशिका से, कोशिका है एक, इस कोशिका में सर्वप्रथम होगी वृद्धि, वृद्धि के बाद इसमें होगा जनन द्रव्य या आनुवांशिक पदार्थ की, सिंपल शब्दों में लिखें, कॉपी बनाई जाएगी, कॉपी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? कॉपी बनाई जाएगी। आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है साथियों? तो हमें पता है कि आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए, और डीएनए की कॉपी बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डीएनए का प्रतिकृतिकरण। प्रतिकृतिकरण। ठीक है, फिर अब अगली घटना हो जाएगी विभाजन। विभाजन, विभाजन से हमें मिल गई दो कोशिकाएं। अब यहाँ पे मैं दिखा सकता हूं, ये एक कोशिका थी, इस कोशिका में हुई वृद्धि, वृद्धि से इसके आकार में हुआ परिवर्तन, आकार बड़ा होने के बाद यहाँ पर हो गया विभाजन, विभाजन से मुझे दिखेंगी अब दो कोशिकाएं। ठीक है, ये विभाजन होने के बाद वापस से कहानी यहीं पर आ जाएगी, कहानी फिर से वहीं पर आ जाएगी। अब ये पूरा जो चक्र है, जिसमें एक कोशिका, नवनिर्मित कोशिका पहले वृद्धि करती है, वृद्धि करने के बाद अपना कॉपी बनाती है, आनुवांशिक पदार्थ की कॉपी बनाती है, अर्थात डीएनए का संश्लेषण करती है, और उसके पश्चात विभाजन करती है। डीएनए के प्रतिकृतिकरण को हम डीएनए का संश्लेषण भी कहेंगे। अच्छा, ये घटनाओं का एक चक्र है। पहली घटना क्या हुई कि कोशिका में वृद्धि होगी, फिर दूसरी घटना क्या हुई, आनुवांशिक पदार्थ की कॉपी बनाई जाएगी, और तीसरी घटना होगी कोशिका का विभाजन होगा। एक, दो, तीन, फिर वापस एक पे आ गए। तो यदि हम किसी घटना को इस तरह से समझें कि पहली घटना ही आखिरी घटना है और आखिरी घटना ही पहली घटना है, मतलब जीवन के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद पुनः जीवन, दिन के बाद रात, रात के बाद फिर से दिन, ये एक साइकिल चल रहा है, एक चक्र चल रहा है। ऐसी घटनाएं जो एक के बाद एक क्रम में होती हैं और आखिरी घटना ही पहली घटना बन जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम चक्र कहते हैं, घटनाओं का चक्र।
और चूंकि ये चक्र कोशिका से संबंधित है तो हम कोशिका चक्र कहेंगे इसे, कोशिका चक्र। तो कोशिका चक्र की परिभाषा यदि कहा जाए तो बेसिक शब्दों में हम कह सकते हैं कि घटनाओं का एक क्रम, क्या कह सकते हैं, घटनाओं का वह अनुक्रम, घटनाओं का वह अनुक्रम जिसमें क्या क्या चीजें हो रही है। पहली चीज, कोशिका की वृद्धि होगी, वृद्धि होकर, कोशिका की वृद्धि होकर डीएनए का प्रतिकृतिकरण होकर होने के पश्चात कोशिका का विभाजन होगा, कोशिका का विभाजन होगा, हो जाए। तो घटनाओं का, अब देखिए कोशिका का जीवन चक्र समझा हमने, पहले हमने क्या समझा, कोशिका का जीवन चक्र। तो जीवन चक्र में वो घटनाएं आती है कि कोशिका कहाँ से शुरू हुई और आगे क्या हुआ, कहाँ खत्म हुई। तो यहाँ पर इस कोशिका का अस्तित्व देखें तो यहाँ विभाजन के बाद ये दो नई कोशिकाओं में परिवर्तित हो गई है। तो जिस कोशिका ने सर्वप्रथम इस विभाजन की प्रक्रिया को चालू किया इसे हम पैतृक या जनक कोशिका कहेंगे, पैतृक या जनक कोशिका कहेंगे। और इससे विभाजित होके जो दो कोशिकाएं बनी हैं इन्हें हम कहेंगे संतति कोशिका। क्या कहेंगे, संतति कोशिका। अच्छा, अब कुछ खास बातें हैं जिन पे ध्यान देना है। यदि हम एक व्यक्ति के शरीर के किसी भाग से भी कोशिकाएं निकालें, चलिए मान लिया जाए कि गाल के अंदर से कोशिकाएं निकाली, या फिर स्किन के सेल्स निकाले, या फिर रक्त कोशिकाएं निकाली, तो रक्त, इन सब में जो जेनेटिक मटेरियल है, गुणसूत्र हैं केंद्रक में, कोशिकाओं के केंद्रक में जो गुणसूत्र हैं वो एक जैसे होंगे, जेनेटिक मटेरियल एक जैसा होगा। सभी कोशिकाओं में वही जेनेटिक मटेरियल होगा जो कि भ्रूण में था। अब यहाँ युग्मक संलयन हुआ था, युग्मक संलयन होने के पश्चात इसके पास, भ्रूण के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल था। वो जेनेटिक मटेरियल ही सभी कोशिकाओं में जाएगा। तो कोशिका जब विभाजन करेगी तो विभाजन करते समय सबसे प्रमुख कार्य होता है अपने बनने वाली संतति कोशिकाओं को जेनेटिक मटेरियल दे दिया जाए। आप इसे एक इस हल्के उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे कुछ घरों में बंटवारे की कहानी सुनी हो आपने, तो घरों में बंटवारा किस प्रकार होता है, पहले हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी ये सब बांट लिए जाते हैं क्योंकि सबसे कीमती पदार्थ को सबसे पहले बांटा जाता है। उसके बाद फिर बर्तन, कपड़े, दीवारें, प्लॉट, ये वो जमीन वगैरह तो पहले ही बट जाती है, उसके बाद बर्तन, कपड़े ये सब बटते हैं। तो उसी तरह से कोशिका अपने सबसे कीमती पदार्थ यानी कि जेनेटिक मटेरियल को, अनुवांशिक पदार्थ को अगली पीढ़ी में ट्रांसमिट करना या अग्रेषित करना एक कोशिका की सबसे प्रथम जिम्मेदारी है। कोशिका अगर सरवाइव करना चाह रही है, जीव अगर जिंदा रहना चाहता है तो उसके बनने वाली कोशिकाएं जिंदा रहनी चाहिए। कोशिकाएं जिंदा तब रहेंगी जब कोशिका अपने सारे कार्य कर पाएंगी। कोशिकाएं जीवित तब रह पाएंगी जब वो अपने सारे कार्य कर पाएंगी। कौन कौन से कार्य, जैसे कि खाना, पोषण, बाकी प्रोटीन्स का संश्लेषण, लिपिड का संश्लेषण, श्वसन, फोटोसिंथेसिस, ये सारी क्रियाएं अगर कोशिका स्वयं कर पाए, इसके लिए उसे चाहिए निर्देश। और निर्देश कहाँ होते हैं,
सभी कार्यों के निर्देश कोशिकाओं को कहाँ मिलते हैं? कोशिका के केंद्रक में, कमांड सेंटर में। न्यूक्लियस इज द कमांड सेंटर ऑफ सेल। न्यूक्लियस में मौजूद है गुणसूत्र, गुणसूत्र में मौजूद है जीन। जीन ही दिशा निर्देशित करते हैं कि कौन सा कार्य कोशिका में कब होना है। तो अगर अगली पीढ़ी की कोशिका में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर नहीं किया गया तो वो पीढ़ी की कोशिकाएं अपने आप को जीवित नहीं रख पाएंगी। तो कोशिका विभाजन में या कोशिका चक्र में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से क्या होता है? एक कि जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ का ट्रांसफर होना। और उसके लिए कैसे ट्रांसफर करती है कोशिकाएं? कोशिका अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनाती है। तो हम इसे कह सकते हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि अनुवांशिक पदार्थ की कॉपी बनाई जाएगी। अनुवांशिक पदार्थ चूंकि डीएनए है तो डीएनए का प्रतिकृतिकरण और डीएनए का संश्लेषण होगा। तो ये बेसिक रूप से आप समझ सकते हैं कि कोशिका का ये एक जीवन चक्र हमने समझा है। क्या दिखाई दे रहा है बोर्ड पे? शायद कि नहीं दिख रहा है। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। हमें यहाँ पर इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं वो पहले यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं, उनको देखते हैं। कोशिका चक्र क्या होता है हमें ये समझना है। फिर सूत्री विभाजन अवस्थाएं क्या होती हैं, फिर सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व क्या होता है, और फिर अर्धसूत्री विभाजन पढ़ना है। 4 चीजें हमें पढ़नी है। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोशिका चक्र क्या होता है। आइए देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि सभी जीव, चाहे सबसे बड़ा ही क्यों ना हो, जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से करता है? हाँ, हम जानते हैं। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कैसे एक कोशिका से इतने बड़े जीव का निर्माण होता है। क्यों होता है ऐसा? तो उसके पीछे रीजन समझाया गया है। वृद्धि व जनन सभी कोशिकाओं का ही नहीं वरन सभी जीवों की विशेषता है। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, यहाँ पर आप कोमा लगा सकते हैं। कोशिका की वृद्धि और जनन कोशिकाएं भी करती है और जीव भी करते हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब कोशिका जब विभाजित होती है, सभी कोशिकाएं 2 भागों में विभाजित होकर जनन करती है। तो हमने इसके लिए देखा कि कोशिका का विभाजन ही कोशिका का जनन है, जिसमें प्रत्येक पैतृक कोशिका विभाजित होकर 2 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। अच्छा, ये नवनिर्मित संतति कोशिकाएं क्या करेंगी? तो स्वयं वृद्धि और फिर विभाजन। तो ये ध्यान देना है कि नवनिर्मित कोशिकाएं भी क्या करेंगी? तो पहले तो वो वृद्धि करेंगी, वृद्धि करने के बाद विभाजन करेंगी, वृद्धि और विभाजन करेंगी। ठीक है, अब एक पैतृक कोशिका और इसकी संतति, एक पैतृक कोशिका और उसकी संतति मतलब 2 कोशिकाएं। ठीक है, वृद्धि और विभाजन के बाद एक नई कोशिकीय जनसंख्या का निर्माण करती है। अगर यह क्रम चलता रहे कि एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनी, 2 से फिर 4 बनी, 4 से फिर 8, 8 से 16, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि आगे चलते हुए बहुत सारी कोशिकाएं एक ही कोशिका से बन जाएंगी। जैसे 16 से 32 कोशिकाएं, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256, 256 से 512, 512 से 1024, 1024 से 2048। तो देखिए आप, कुछ बार ही विभाजन किया है सभी कोशिकाओं ने। एक कोशिका से बनी 2 कोशिकाएं, दोनों ने एक बार विभाजन किया तो बन गई 4 कोशिकाएं, चारों ने एक एक बार विभाजन किया तो बन गई 8 कोशिकाएं, आठों ने एक एक बार विभाजन किया तो बन गई 16 कोशिकाएं। तो इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 पीढ़ी अगर देख ली जाए तो 11 पीढ़ी के बाद आपको कितनी कोशिकाएं मिल रही है?
2048 कोशिकाएं मिल रही है। मतलब ये कोशिकाओं ने क्या करा, विभाजन करा, वृद्धि करी और विभाजन करा, वृद्धि करी और विभाजन करा। ये पहली कोशिका, इससे बनी ये संतति कोशिका, ये संतति कोशिका से फिर ये संतति, फिर ये संतति, इस प्रकार से एक पैतृक कोशिका और उसकी संतति कोशिका विभाजन के जरिए क्या बना सकते हैं, एक नई कोशिकीय जनसंख्या का निर्माण करती है। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार की वृद्धि व विभाजन के कई चक्रों के बाद एक कोशिका से एक ऐसी संरचना का निर्माण होता है जिसमें कई लाख कोशिकाएं होती हैं। उम्मीद है यहां तक का हमें क्लियर हो चुका है। आइए हम आगे देखते हैं क्या कह रहा है एनसीईआरटी। अब कोशिका चक्र की बात कही जा रही है कि कोशिका चक्र क्या है। कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, इस लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए की प्रतिकृति करती है, नंबर 1। ठीक है, वह कोशिका वृद्धि होती है। ठीक है, डीएनए में, कोशिका में डीएनए की कॉपी होगी और कोशिका की वृद्धि होगी, विभाजन के दौरान ऐसा करती है। ठीक है, ये सभी प्रक्रियाएं, जैसे पहली प्रक्रिया हुई कोशिका का विभाजन, यहाँ दूसरी प्रक्रिया हुई डीएनए की प्रतिकृति और तीसरी प्रक्रिया हुई कोशिका वृद्धि, एक दूसरे के साथ समायोजित होकर संपन्न होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी कभी हो जाएगा। चक्र की बात खास यही होती है कि कोशिका का एक घटना के बाद ही दूसरी घटना होगी, दूसरी घटना के बाद ही तीसरी घटना होगी। जैसे कि हमने वहां देखा था कि पहले कोशिका वृद्धि करेगी, वृद्धि के पश्चात डीएनए की कॉपी बनाएगी, डीएनए की कॉपी बनेगी, डीएनए की प्रतिकृति बनेगी और प्रतिकृति बनने के बाद विभाजन होगा। ठीक है, अब यहां पर आप समझ सकते हैं कि अगर वृद्धि के पहले डीएनए की प्रतिकृति हो रही है तो क्या यह संभव है, कोशिका उस कार्य को पूरा कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। अगर डीएनए की प्रतिकृति नहीं हुई है तो कोशिका अगले चरण पे नहीं जा पाएगी, जो कि है विभाजन। मतलब क्या हुआ कि सभी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे के बाद होंगी। कौन सी घटना किसके बाद होगी, यह कोशिका के जेनेटिक निर्देश में शामिल होता है, इंक्लूडेड होता है। तो आइए देखते हैं। एक दूसरे के साथ समायोजित होकर इस प्रकार संपन्न होती हैं कि कोशिका विभाजन सही होता है और संतति कोशिकाओं में पैतृक कोशिकाओं वाला जीनोम होता है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, संतति कोशिकाओं में जीनोम किसका होगा? पैतृक कोशिकाओं का। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, सभी घटनाएं एक दूसरे से समायोजित होकर क्रमबद्ध रूप से चलती हैं। मतलब कोशिका के पास ये पता लगाने का तरीका है कि कौन सी घटना हो चुकी है और इसके आगे कौन सी घटना होनी चाहिए, इसके पास ये पता लगाने का तरीका है। ठीक है, इस तरीके पे हम बाद में आएंगे, इसे ध्यान रखिएगा, इन्हें चेक पॉइंट कहा जाता है। घटनाओं का वह अनुक्रम, कोशिका चक्र की परिभाषा दी गई है साथियों यहाँ पे। घटनाओं का वह अनुक्रम, ये सभी घटनाएं हैं। घटना क्रमांक 1 क्या है? कोशिका की वृद्धि। घटना क्रमांक 2 है डीएनए की प्रतिकृति और घटना क्रमांक 3 है कोशिका विभाजन। ये 3 घटनाएं कोशिका चक्र बनाती हैं और कौन किसके बाद हो रहा है वो घटनाओं का क्रम कहलाएगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है, घटनाओं का यह अनुक्रम जिसमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन करती है। ठीक है, द्विगुणन के साथ साथ अन्य संघटकों का संश्लेषण करती है और तत्पश्चात विभाजित होकर 2 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसे ही कहा जाएगा कोशिका चक्र। अच्छा,
अब कोशिका चक्र के बाद में यहाँ पर ये जो लाइन अगली बताई है, इसमें कहा गया है कि कोशिका की वृद्धि भी होती है, लेकिन वृद्धि को मापने का तरीका क्या होता है। तो आइए देखें, कोशिका वृद्धि मतलब कोशिका द्रव्य की वृद्धि के संदर्भ में। अच्छा, कोशिका वृद्धि के बारे में बात कही जा रही है। दो चीजें तो यहाँ परिभाषा में बता दी गई। कौन सी बातें बता दी गई? डीएनए का द्विगुणन या जीनोम का द्विगुणन और अन्य संघटकों का संश्लेषण। एक घटना तो ये हो गई, और दूसरी घटना हो गई कोशिका का विभाजन होकर नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करना। परंतु तीसरी घटना यानी कि जो वृद्धि वाली बात है, वृद्धि के बारे में कहा है एक सतत प्रक्रिया है। ये ध्यान देंगे बच्चों। तो एक सतत प्रक्रिया है जिसमें डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र की किसी एक विशिष्ट अवस्था में होता है। चलो भाई, अब इस पे अपन फिर से आ जाते हैं। हमारी पीपीटी कहाँ गई? हाँ, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हमें समझ में आ गई। तो पहली बात की कोशिका वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस। सतत प्रक्रिया का मतलब हो गया कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, अब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो घटनाएं जब हो रही होंगी, जीनोम का द्विगुणन और कोशिका विभाजन, इस दौरान भी चलती रहेगी। कोशिका विभाजन जीनोम द्विगुणन के समय चलती रहेगी और कोशिका विभाजन के समय भी चलती रहेगी। मतलब कोशिका वृद्धि एक सतत प्रक्रिया हो गई। लेकिन जब आप कोशिका चक्र की बात करेंगे तो हम उसे जनरली इस तरीके से दिखाते हैं कि कोशिका में एक संतति कोशिका है और कोशिका फिर से क्या करेगी? सबसे पहला कार्य करेगी वृद्धि। कोशिका की होगी वृद्धि और वृद्धि के बाद होगा जीनोम का द्विगुणन। जीनोम का द्विगुणन, जीनोम के द्विगुणन के बाद कोशिका का विभाजन होगा। तो कोशिका चक्र में आती तो तीनों घटनाएं हैं और तीनों घटनाएं एक दूसरे से क्रमबद्ध रूप से समायोजित होकर बहुत अच्छे तरीके से जेनेटिक कंट्रोल में चलती हैं, स्ट्रिक्टली अंडर जेनेटिक कंट्रोल। सारी घटनाएं कैसे चलती हैं? तो कहेंगे कि स्ट्रिक्टली अंडर जेनेटिक कंट्रोल। पर कोशिका विभाजन यहां भी हो रहा है और यहां भी हो रहा है। कोशिका वृद्धि जीनोम द्विगुणन के दौरान भी कोशिका वृद्धि होगी और विभाजन के दौरान भी कोशिका वृद्धि होगी। मतलब क्या हुआ कि वृद्धि कैसी हो गई? एक सतत प्रक्रिया हो गई। वृद्धि कैसी प्रक्रिया हो गई? तो ये एक सतत प्रक्रिया हो गई जो कि इन दोनों घटनाओं के समय जारी रहेगी। लेकिन बाकी दोनों घटनाएं एक क्रमबद्ध रूप से ही होंगी और एक के बाद एक होंगी। ये पता रहेगा कोशिका को कि कब कौन सी घटना स्टार्ट करना है। ये घटना यानी कोशिका वृद्धि पूरे समय चलेगी, जबकि जीनोम का द्विगुणन और कोशिका का विभाजन कोशिका की कुछ खास प्रावस्थाओं में ही होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। इसके बाद अगले लेक्चर से हम शुरू करेंगे कोशिका विभाजन की प्रावस्थाएं।